हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की सीरीज़ पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी आपने। हम छोटे छोटे पार्ट को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज़ कवर करते हुए चल रहे हैं कि ये हिंदी साहित्य की पूरी सीरीज़ देखने के बाद आप हिंदी साहित्य के लिए पूरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यदि चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब किए बिना मत जाओ, और वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको ये चीज़ पता होगी। तो अभी लाइक का बटन ज़रूर दबाओ और मैक्सिमम शेयर करो। इसी अच्छी बात के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग को, जो आधुनिक काल का दूसरा युग है। इससे पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा जो 1850 से 1900 तक था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1920 तक के 2 दशकों में समाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे नामकरण की बात की है मैंने। उसके बाद यहाँ पे द्विवेदी जो युग है उसके कवियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, उसको देखेंगे। फिर रचना और रचनाकारों को देखेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे उन महत्वपूर्ण पंक्तियों को जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और आपको उनका अर्थ भी पता होना चाहिए और आपको ये पता भी होना चाहिए कि वो किस रचनाकार ने लिखी हैं। तो सबसे पहली बात, द्विवेदी युग की शुरुआत होती है सन 1900 से, और 1920 तक का इसका समय माना जाता है। और द्विवेदी, जैसा आपको पता है, द्विवेदी एक गोत्र होता है, एक सरनेम होता है। तो ये किसी न किसी रचनाकार का तो गोत्र रहा होगा। तो द्विवेदी नाम से 2 रचनाकार बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संबंध द्विवेदी युग से नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का संबंध द्विवेदी युग से है। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात, द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से है। और डॉक्टर नगेंद्र ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है मैं बिल्कुल छांट के आपके लिए चीजें लाता हूँ एकदम सर्च कर करके। तो नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से, और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को ही जागरण सुधार काल कहा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी की जो डिक्शनरी है उसके निर्माण की पहल की थी। हिंदी का जो शब्दकोश है उसके निर्माण की पहल करने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब आपने देखा कि भारतेंदु युग तक हम पढ़ के आ चुके हैं। तो द्विवेदी युग में भी 2 तरह के रचनाकार हुए, 2 तरह के कवि हुए, और सामान्यतः जो भाषा थी द्विवेदी युग की वो खड़ी बोली ही थी। खड़ी बोली जो मैं बोल रहा हूँ ये ही खड़ी बोली जो आप बोलते हैं वो खड़ी बोली। तो खड़ी बोली में ही सब रचनाएं हुई, चाहे वो गद्य में थी या वो काव्य में थी। तो द्विवेदी युग में जो कवि थे वो 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक तो वो थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिपाटी पर चलते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो एक पद चिन्ह थे, छाप थी, जो पहचान थी उनके काव्य की, उसी को अनुसरण करते हुए, उसी अनुशासन में रहते हुए चलते थे। एक तो वो कवि थे, और जो अनुशासन में रह के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कवि काम करते थे, जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, वो द्विवेदी मंडल के कवि कहलाए। और जिन लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की परिपाटी एवं उनके अनुशासन से अलग हटकर रचनाएं की, उन कवियों को द्विवेदी मंडल के बाहर का कवि कहते हैं। और इनका एक अन्य नाम भी है स्वच्छंदता की धारा। ये मंडल जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, ये जो पूरा वर्ग है इसको स्वच्छंदता की धारा भी कहते हैं। स्वच्छंदता का मतलब है स्वतंत्र होकर लिखना, है ना, कोई बाध्य नहीं, कोई बाधा नहीं, अपने मन मर्जी में होके मस्त मलंग होकर लिखना, इसको स्वच्छंदता की धारा कहा गया। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक खड़ी बोली ध्यान से लिख लेना, हिंदी के नहीं बोल रहा हूं, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, यानी कि हिंदी में जो खड़ी बोली है, जो हम खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली में पहली बार किसने अब एक लीक से हटकर, एक परिपाटी से हटकर, एक रूढ़ी से हटकर, है ना,
अलग से रचनाएं की, अपनी मस्ती में लिखी रचनाएं की, तो ऐसे व्यक्ति का नाम है श्रीधर पाठक। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। उसके बाद रचनाओं की बात करते हैं तो 4 रचनाकार हमको पढ़ने इस युग में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें पहला नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, तीसरा मैथिली शरण गुप्त का है और चौथा है मुकुटधर पांडे का। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की 3 रचनाएं आपको बिल्कुल लिख लेनी है, रट लेनी है। पहली है सर्गो नरक ठिकाना नाही। सर्गो नरक ठिकाना नाही है ना, सर्गो नरक, सर्गो का मतलब क्या है, स्वर्ग, और नरक का मतलब नरक है, ठिकाना नाही, तो आपको ध्यान रखना है सर्गो नरक ठिकाना नाही। सुमन, दूसरी रचना है सुमन। सुमन किसका पर्यायवाची है, ये मेरे को आप कमेंट में करके जरूर बताएंगे, जरूर बताना है। और काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा, सुमन, सर्गो नरक ठिकाना नाही, ये तीनों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया महाकाव्य था जो 17 सर्गों में बटा हुआ था, यानी 17 भागों में बटा हुआ था, पर उन भागों को सर्ग कहा गया। जैसे रामचरितमानस में कांड कहे गए, जैसे रामचरितमानस में 7 कांड कहे गए, इसी प्रकार प्रिय प्रवास में जो भाग हैं उनको सर्ग कहा गया। और प्रिय प्रवास की रचना जो हुई वो 1914 में हुई। और प्रिय प्रवास के बारे में आपको एक चीज जान लेना जरूरी है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। संस्कृत का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, रामायण है, ठीक है। उसी तरह से आपको सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है, कमेंट में बताना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है। और इसकी रचना करने वाले कौन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी बुलाते हैं। और प्रिय प्रवास जैसी सुंदर रचना लिखने के लिए हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत किया गया। ये एक पुरस्कार है, मंगला प्रसाद पारितोषिक, इस नाम से इनको, इस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट भी कहा जाता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रिय प्रवास की रचना के लिए हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। इसकी रचना 1914 में हुई, जो 17 सर्गों में बटा हुआ था और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब हरिऔध की 3 रचनाएं और हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है वैदेही वनवास। वैदेही किसको कहा गया, जनक नंदिनी जो सीता जी हैं उन्हीं का अन्य नाम है वैदेही। विदेह नंदिनी जो हैं उनका नाम वैदेही है। तो वैदेही वनवास यानी सीता जी का जो वनवास है उस संबंध में लिखा गया एक रचना है वैदेही वनवास। उसके बाद 10 कलश, 10 कलश और पारिजात। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, 10 कलश और पारिजात। पारिजात आपने नाम सुना होगा, जो हार श्रृंगार का पौधा होता है, बड़ी सुंदर खुशबू उसमें से आती है, उसके पुष्पों में से। आपने सूंघी भी होगी, आपने महसूस भी किया होगा, आपके घर के आसपास होगा। और स्वर्ग का पौधा कहते हैं उसको, स्वर्ग का पौधा कहा जाता है। तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, 10 कलश और पारिजात, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको याद होती चली जाएंगी, पर अब भूलेंगे कब, भूलेंगे जब आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्र या कोई भी ऐसा ताबीज नहीं है जिसको मैं आपको घोल के पिला दूँ और ये चीज़ें याद हो जाएं। जीवन में जब भी सफलता किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो कठिन परिश्रम एवं पुरुषार्थ से ही संभव है। शॉर्टकट मारने वालों के शॉर्ट पीस हो जाते हैं, कट कट के पीस हो जाते हैं, ये बात आपने देखी होगी। तो आप नियम से, नीति से, धैर्य से और परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ चलते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद साकेत, बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। साकेत जो शब्द है वो पाली भाषा का है। पाली भाषा में साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। तो साकेत की रचना करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। और जो साकेत रचना है ये 12 सर्गों में बटी हुई है। प्रिय प्रवास 17 सर्गों में, साकेत 12 सर्गों में, 12 सर्गों में बटी हुई है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती। भारत भारती एक क्रांतिकारी रचना थी मैथिली शरण गुप्त की, जिस पर प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने
जिसकी रचना से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने दी। और किस आधार पर दी? भारत भारती की रचना पर दी। उसके बाद यशोधरा, बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। झनकार, जय भारत, विष्णु प्रिया और पंचवटी, ये रचनाएं सब आपको याद रखनी है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, झनकार, जय भारत, विष्णु प्रिया और पंचवटी, ये रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। और भारत भारती पर प्रसन्न होकर गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। उसके बाद मुकुटधर पांडे की रचना है कानन कुसुम। कानन किसको कहते हैं? कानन कहते हैं जंगल को, कुसुम कहते हैं पुष्प को, है ना। कानन कुसुम, ये दोनों, ये पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए, पर्यायवाची का आप अभ्यास करते रहो। उसके बाद पूजा फूल, कानन कुसुम और पूजा फूल, इनके रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं द्विवेदी युग के। और उसके बाद में कुछ पंक्तियां आपको बताता हूं, कुछ पंक्तियां आपको मैं सुनाता हूं। उनके अर्थ समझाने की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कब खड़ी बोली के युग में प्रवेश कर चुके हैं। तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, है ना, मतलब वो इस भारत की दुर्दशा को दिखा रहे हैं उस समय पे, है ना। नव जागरण कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जागरण सुधार काल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जागरण कर रहे हैं, भारत की जो जनता है, आवाम है, उसको जगा रहे हैं अपने काव्य से। हम कौन थे, हम मतलब क्या थे, हम सबको पता है हम कौन थे, हम क्या हो गए। पहले हम मनीषी थे, सब विद्याएं हमारे पास थी, और आज क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आगे जाकर पता नहीं हमारा क्या होगा। आओ सब आओ, विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या और होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद फिर भारत भारती में एक और बड़ी बात लिख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। यानी कि भारतवर्ष इतना वृद्ध है, इतना पुराना है और ज्ञान का भंडार है। ये बात इनडायरेक्टली उसमें बोली दिखाई दे रही है कि वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर मतलब सबसे ऊपर है। और ऐसा पुरातन देश, क्या इतना पुराना देश कोई विश्व में, कोई देश कोई विश्व में क्या और है, या भारत के जैसा कोई पुराना देश इस विश्व में है। तो ये पंक्ति आपको याद रखनी है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लो लिख लो लिख लो, मैथिली शरण गुप्त ने बात कही है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इसमें यशोधरा में ये पंक्ति लिखी है। यशोधरा किसकी है? ये पंक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये बात लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में। उसके बाद फिर यशोधरा की एक और पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं अबला जीवन हाय, कि अबला किसको कहते हैं? अबला जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो स्त्री का पर्यायवाची है कि अबला हाय, अबला हाय, हाय बोलते ना, हाय एकदम दुख में पागल होकर, हाय अबला तुम्हारे जीवन की एक कहानी है। क्या कहानी है? आंचल में है दूध, यानी कि आंचल में दूध है, वात्सल्य से भरा हुआ है आपका आंचल, ठीक है, बच्चे हैं, परिवार है, सबका भरण पोषण कर रही हो, और इतना होने के बाद भी आँखों में पानी। तो ये दुर्दशा भारत में आज भी है। तो स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। आपने एक उक्ति जरूर सुनी होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर निवास करते हैं देवता, वहाँ पर सुख समृद्धि वैभव स्वास्थ्य संपन्नता
प्रसन्नता, ये सभी निवास करती हैं। तो सदा सम्मान करना चाहिए। और इसके उलट स्त्रियों को भी मैं बात बता रहा हूँ, अपने जो पुरुष हैं, घर में कोई भी पुरुष हैं, उनका भी सम्मान करें। ऐसा नहीं कि पुरुष पुरुष सम्मान करें, औरतें चिल्लाते रहें, बिल्कुल एकदम काली मैया बन जाए, तो वो ठीक नहीं है। चलिए, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त फिर एक बात कह रहे हैं, नारी पर नर का कितना अत्याचार है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, मतलब न जो पुरुष है वो कितना अत्याचार करते हैं नारी पर। ये आईपीसी में भी आप देख के आए हैं, जो मैंने पढ़ाई है। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 15-15, 20-20 मिनट के लेक्चर में आईपीसी को लगभग 35 वीडियोज़ में ख़त्म किया है। आपको मज़ा आ जाएगा, आपको वो चीज़ देखनी चाहिए, आपके दैनिक जीवन में भी वो बहुत कारगर सिद्ध होगी। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। मतलब इतना अत्याचार नर कर रहे हैं, पुरुष स्त्रियों पर कर रहे हैं, अब लगता है विद्रोह मात्र ही इसका प्रतिकार है। प्रतिकार करने का मतलब है इलाज, है ना, प्रतिकार करना, उल्टा उस पर मतलब उल्टा हमला करना। अब इसका जो इलाज है वो विद्रोह ही लग रहा है। अब विद्रोह स्त्रियां करेंगी तो काम बनेगा, और ये चीज़ आज होती दिखाई दे भी रही है। आज स्त्रियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, कामयाब हो रही हैं। ये ही प्रतिकार है, ये विद्रोह है उस पुरुषवादी सत्ता को चैलेंज करने का, जिसमें उन्होंने स्त्रियों को भी उठने भी नहीं दिया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है, पर धूर्त लोगों ने, मूर्ख लोगों ने और हमारे जनरेशन, यंग जनरेशन ने अंधभक्ति में पढ़ के इसको बदल दिया। सिनेमा समाज का दर्पण है। बॉयकॉट बॉलीवुड, जो हमारी संस्कृति को हमेशा नष्ट कर रहा है और हमको पता भी नहीं लग रहा है, हमारी जड़ें काटी जा रही हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का वाक्य साहित्य समाज का दर्पण है, इसको बदलकर कुछ बेवकूफ लोगों ने क्या कर दिया है, सिनेमा समाज का दर्पण है। सिनेमा समाज को बिगाड़ने वाली वस्तु है। ये आप चीज़ देख रहे होंगे, आज बेहूदगी की हद हो चुकी है। चाहे वो वेब सीरीज़ हो, अपशब्द कहे जाती हैं, दुरुक्ति कही जाती है। दुरुक्ति का मतलब गाली होता है। और कुछ भी दिखाया जाता है। आप फैमिली के बीच में बैठकर कोई भी प्रोग्राम या मूवी नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर हटिए और अपनी सनातन परंपरा का, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी पहचान से आज पाश्चात्य देश आपके देश में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और सैल्यूट करते हैं। पर हाय रे दुर्भाग्य भारत के नौजवानों का, कि जो अपनी संस्कृति की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं और अपनी संस्कृति की सिरमौरता को नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज़ आंखें खोलिए और देखिए आप किस देश में जन्मे हैं और कहाँ जन्मे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला अयोध्या सिंह उपाध्याय कहते हैं, प्रिय प्रवास में दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी दिवस का अवसान, अवसान होता है समाप्त होना, और दिवस जो दिन था वो अब अवसान की तरफ था, मतलब खत्म ही होने वाला था। गगन था कुछ लोहित हो चला, जब सूर्य नारायण भगवान, जब सूर्य नारायण कहाँ छुपते हैं, पश्चिम दिशा में छुपते हैं, तो लालिमा छा जाती है। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यानी कि आसमान, गगन कुछ लोहित हो चला, थोड़ा थोड़ा लाल सा हो गया था। तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यानी कि तरु, तरु किसको कहते हैं, तरु कहते हैं पौधे को, तो छोटा पौधा है ना, पेड़, पौधे को बोलते हैं। उसकी शिखा पर राजती मतलब सुंदर लग रही थी, लगी हुई। क्या लग रही थी, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलनी किसको, एक तो कमल होता है, कमल जो होता है वो दिन में खिलता है, और जो कमलनी होती है वो रात्रि में खिलती है, चांदनी में खिलती है। तो यहाँ पे बात कही गई है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये प्रिय प्रवास से अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिया है। और अंतिम पंक्ति में आपको बता रहा हूँ, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, हम राज्य के लिए मरते हैं। ये वाक्य उनका बहुत फेमस है, हम राज्य के लिए मरते हैं। और इसी
सुंदर उक्ति के साथ, पंक्ति के साथ आज हमारा द्विवेदी युग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से राष्ट्र के चिंतन में बीतते हुए समाप्त होता है। आप मैक्सिमम शेयर कीजिए और इस वीडियोस को सभी लोगों तक पहुंचाइए। यही आपकी तरफ से मैं प्यार मानूंगा, आभार मानूंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।